खेल याद आ गया। दोनों हाथ फैलाए गोल गोल वर्तुल घूमती रहती थी जब तक सिर न चकरा जाए और धड़ाम से बैठ न जाऊं या झटक कर गिर न पड़ूं। इस युग के दो महान इंजन हैं, तकनीक का निरंतर अन्वेषण और उसका बनाने, खरीदने, बेचने का उद्योग को असीम ऊर्जा चाहिए। दोनों एक दूसरे को संपोषित करते रहते हैं। मशीनों के लिए अधिक से अधिक गति अपने आप में उद्देश्य बन गया है और गति की अदम्य वासना। बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है, बहुत खूबसूरत। दूसरे की गति को रोकना भी इसमें, या उसको और तेज करना। तेज गति के लिए तकनीक की जरूरत। हर जगह इसका प्रभाव नजर आता है। हर मिनट 1 से 1.5 मिलियन यानी 15 लाख डॉलरों का विनिमय होता है और हर साल सिलिकॉन चिप्स का उत्पादन डबल हो रहा है। दुनिया में छाई हुई मंदी का एक महत्वपूर्ण कारण यही है। चीज़ों का उत्पादन, अधिक से अधिक उत्पादन और दाम का कमतर होते जा रहा है। स्मृतियों पर निरंतर सूचनाओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। कभी लगता है मानो धरती बस अभी अभी अपनी नई नवेली मर्सिडीज पर सैर को निकली है। प्रति घंटे 90 मील की रफ्तार से घुमावदार रास्ते पर कभी ऊपर कभी नीचे जाती हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉटेज की कल्पना करते हुए मार्शल मैकलुहान ने कहा था, तुम बड़ी जल्दी गलत ठिकाने पर पहुंच जाए। 2000 साल की आखिरी शाम को मेरे घर पार्टी थी। मेरी बहन गीता खास इस दिन के लिए मॉन्ट्रियल से आई थी। मेरा बेटा संदीप मेरे पास था और मेरे पैरों की टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चिपका हुआ था। डॉक्टरों को आशा नहीं थी कि मैं पहले जैसा चल पाऊँ। खैर चल तो रही हूँ, पर उस साल मुझे दावोस जाना था। स्टॉल केमिकल कंपनी वाले ने मीटिंग रखी थी। हर साल दावोस में ये मीटिंग होती है। इस बार मुझे भी मौका मिला था। सारी दुनिया के अर्थशास्त्री, नेता, व्यापारी यहाँ जमा होते हैं। विली वॉस्कोविच ने मुझसे कहा था कि वह ज़रूर मुझे ले जाएगा। पैरों की चोट की वजह से मैं जा नहीं सकी थी। विली फोन पर घंटे भर तक बातें करता रहता, बताता रहता यहाँ बर्फ पड़ रही है। चारों तरफ की सफ़ेदी में क्रिसमस ट्री पर जगमगाती हुई बत्तियाँ गजब लग रही हैं। मैंने पूछा, क्या इसी पहाड़ी गांव में थॉमस मान को दफनाया गया था? थॉमस मान मेरे भी प्रिय उपन्यासकार हैं, जर्मन, और इनके विषय में दरअसल मुझे पहली बार निर्मल वर्मा जी ने चिट्ठी में बताया था कि जब मैंने मान का द मैजिक माउंटेन पढ़ा तो मुझे लगा मैंने इसे पहले भी नहीं पढ़ा। और भी मान की अद्भुत कृतियाँ हैं, मारियो एंड द मैजिशियन, जो इतालवी एक बीच पे घटित होती है, और भी बहुत सी बातें। लेकिन फ़िलहाल प्रभा खेतान की कहानी भी बहुत दिलचस्प, भाषा की गति की वासना। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों को ठेलना भी चाहते हैं और एट द सेम टाइम रोकना भी। दरअसल हम रोकना चाहते हैं। गति की वासना का एक बहुत बड़ा पहलू है कि हम लड़ाई खड़े करके, बहसें खड़ी करके और उन्हें विमर्श करके रोकना चाहते हैं। विली को मेरे साहित्यिक प्रश्नों से बड़ी कोफ्त होती है। स्वर में छिपी बौखलाहट मुझ तक तैर आई थी। मालूम नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा, पर फिलहाल यहाँ ढेरों लोग आए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट ज्वाइंट राजनेता। यदि भूमंडलीकरण का कोई फॉर्मल कॉरपोरेट चेहरा देखना है तो यहाँ आना चाहिए। हाँ, सोचा तो था, लेकिन मेरी तकदीर बिस्तर पर पड़ी। लोग चर्चा कर रहे हैं एक जिम्मेवार भूमंडलीकरण की। हमें भूमंडलीय कैलेंडर मिले जिस पर एक साथ कराची, रियो और सिडनी की तारीखें, समय अंकित। सुबह से क्या किया? भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अंधा धृतराष्ट्र पूछता है, हे संजय, मुझसे कहो वहाँ युद्ध क्षेत्र में कौन कौन महारथी आए हैं? महाराज, मैं यहाँ
बिल गेट, वॉरेन बेटी, यासिर अराफात को एक सकरी पगडंडी पर संभल कर चलते देख रहा हूँ। अर्जुन के कहने पर महाराज श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। गीता का उपदेश भी, गीता छूट गई थी, गीता की बात छूट गई थी। रश्मि रथी का भी मैंने अभी वाचन किया है। आज दिनकर जयंती है इसलिए, और यूँ भी प्रिय किताब की हम रोज़ पढ़ते थे रश्मि रथी, लेकिन रश्मि रथी में गीता नहीं है, वह कर्ण पर केंद्रित है। और भगवत गीता जो बाद में कहलाई, गीता का उपदेश दिया कृष्ण ने अर्जुन को, जब अर्जुन ने युद्ध से इनकार किया कि सामने शत्रु दल में मेरे सारे परिवार के लोग खड़े हैं, मैं तीर नहीं चलाऊंगा, है ना। और तब भी उसी तरह की बातें कही जो अभी मैंने पढ़कर सुनाई है कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में। और गीता में आत्मा की व्याख्या है, जिसको मेरे पिता संस्कृत के श्लोक में कहते थे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न चैनम दहति पावका। तो इस तरह से आत्मा अजर है, अमर है, ये हमें बताया गया। और फिर मोक्ष बताया गया, पुनर्जन्म बताया गया, जीवन और मरण के बारे में। यह हिंदू दृष्टि है जो इस भूमंडल के इस भाग में पैदा हुई। कई बार कहा गया है कि हिंदुइज्म तो धर्म है ही नहीं, एक दर्शन है, और मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब जैसे मैं बहुत से बाकी के दर्शनों से नावाकिफ, तो मैं जानना चाहती हूँ उन्हें खुले दिमाग से। तो महाराज, मैं यहाँ बिल गेट, वॉरेन बेटी, यासिर अराफात को एक संकरी पगडंडी पर संभल कर चलते देख रहा हूँ। अर्जुन के कहने पर महाराज श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। किस बात पर चर्चा हो रही है महाराज? ओपनिंग सेशन में जेट लैग के नुकसान की चर्चा हुई। जेट लैग जो घंटा बदलने पर होता है और कई बार विदेशियों के साथ काम करने पर यहाँ भी छा जाता है, और भी बहुत सी बातें। ये बहरहाल जेट लैग के कारण 500 उड़ते हुए श्रोताओं से एक वैज्ञानिक कह रहा था कि इन जेट यात्राओं का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आदमी की धारणा शक्ति 500% कम हो जाती है। तो समय लेकर चलिए, यही है गति की भाषा। अच्छा ही, मतलब जिस दिन कार्यक्रम है उसी दिन लोग पहुँचते हैं, अच्छा ही है। तब तो यहाँ होने वाली चर्चा परिचर्चा पर लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। तुम और क्या देख रहे हो संजय? कौन सा नया महाभारत? मुझे बताओ। मैं अंधा धृतराष्ट्र उस युद्ध क्षेत्र में जाने के काबिल नहीं। और मैं देख रहा हूँ किसी ने बर्फ की एक विशालकाय कोका कोला की बोतल निर्मित की है, उस पर लाल चमकदार रंग की टोपी लगा दी। मैं फिर पूछती हूँ, विली, तुम सब इतने विदेशी वहाँ जमा हुए हो। विदेशी? प्रभा, इस शब्द को भूल जाओ। बहुत अच्छी बात है, मैं इससे सहमत हूँ। आज के समय में गांधी जयंती पर मैं ये कहूँगी कि गांधी ने जो विश्व नागरिकता का सपना देखा उसको पूरा होना चाहिए, और विदेश का ऐसा इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं जैसा कि मेरे साथ हुआ। विदेशी? प्रभा, इस शब्द को भूल जाओ। बहुनिगमीय कंपनी के लिए यह एक वर्जित शब्द है। हम बार बार कहते हैं, सबसे कहते हैं, और अपने आप से भी कहते हैं, दुनिया भर से कहते हैं, हम सब मनुष्य एक हैं। हम जातिवाद को नहीं मानते। वह आज नहीं तो कल एक उपभोक्ता, एक संभावित खरीदार है। तुमको पता है प्रभा? क्या? मेरी पत्नी। कौन सी वाली? पहली या दूसरी या तीसरी? मजाक छोड़ो। हाँ, तो मैं रॉजेट के बारे में कह रहा था, जो कि CNN में है। किसी ब्रॉडकास्ट में वह विदेशी शब्द का उच्चारण नहीं करती। यह शब्द ही हमारे लिए वर्जित है। IBM का एकमात्र उद्देश्य है, जहाँ रहो वहाँ के होकर रहो। बिल्कुल स्थानीय बात तो सही है और अच्छी भी है। मैं तो वहाँ जाते ही अपने को सोचने लगी कि अब तो मैं यहीं रहूँगी, मुझे ये जगह बड़ी प्यारी लगती है। अब मुझे क्या पता था कि मेरा इतना लंबा इम्तहान हो रहा है। हाँ, यह शब्द फ़ौरन आजकल बड़ा फ़ौरन लगता है। शायद विली वॉस्कोविच को मेरा मजाक समझ में नहीं आया। बड़ी संजीदगी से उसने कहा, मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ तो
बस अभी अभी शाम ढली होगी। तो दावोस का संदेश क्या है? ध्यान से सुनो। भूमंडलवाद के अनुसार यह दुनिया बस एक बाजार है, फकत बाजार। और बात सच्ची है दोस्तों। कई बार तो हृदय भग्न के बाद यही लगता है कि दुनिया सिर्फ या तो बाजार है, या चुनाव का मैदान, या ताकत का अखाड़ा। बस इन 3 चीज़ों के अलावा ये दुनिया क्या है? कहाँ है ईश्वर? लेकिन इसके बावजूद अखबारों में फोरम की रिपोर्ट छपी थी 1999 की। यह दुनिया छोटी है, सुंदर है और बड़ी चंचल, अस्थिर, क्षणभंगुर, नाशवान। धरती के किसी एक कोने में आग लगती है तो दूसरे कोने में रहने वालों का धुआं से दम घुटने लगता है। बारिश का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है, किसी की प्यास नहीं बुझाता। यदि बड़वानल है तो महीनों जलता रहेगा, इस पर रोटी नहीं सेकी जा सकती। अमेरिका के उपराष्ट्रपति एल गोर संबंधित होने के इस अवबोध को विजिज्म कहते हैं। उन्होंने ही कहा था कि किसी भी अग्निदाह को नियंत्रित करने में अमेरिका समर्थ है, लेकिन 1999 तक 11 सितंबर का अग्निकांड नहीं घटा था। पर उस दिन अमेरिका, महान अमेरिका कितना कमज़ोर लगा था। हम सब तुम्हारे साथ हैं अमेरिका, अमीर और गरीब राष्ट्र, दुख में सुख में हम अधिक से अधिक एक दूसरे की मदद करेंगे। जॉन मेजर के साथ तीसरी दुनिया ने ताल ठोकी थी। हाँ, इसी तरह 1999 की आखिरी शाम बीत गई। Y2K उसी वक्त होने वाला था ना, एक भयानक क्रैश। लेकिन अभी जो मैंने देखा है, मैंने अपनी एक जर्मन मित्र को जो कि नर्तकी हैं, उनको मैसेंजर पे मैसेज किया और उनका जब जवाब आया तो अचानक मेरे लैपटॉप में वो विंडो खुल गया जहाँ पे मैंने पहले एक जर्मन मित्र के द्वारा दिए हुए म्यूज़िक वीडियोस सेव कर रखे तो मैंने कुछ भी नहीं दबाया था और वो अपने आप खुला। तो मतलब कभी कभी लगता है कि कैसे हो रहा है, जैसे कि कोई हैकर बैठ के सब कर रहा हो। बहरहाल ये बातें जो मैं साझा कर रही हूँ, अद्भुत बातों का ही बना होना चाहिए रचना संसार में ही हम अन्वेषण करते हैं, उसी में हम अनुसंधान करते हैं, लिख कर पहुँचते हैं किसी जवाब पर। शताब्दी खत्म होने पर ऐसा कोई नया एहसास नहीं हुआ, बस हम लोगों ने ठूस कर खाया। कितनी ईमानदार है, मज़ा आता है कभी कभी आराम से बातें में बैठ के खाओ। खूब वाइन पी और देर रात गए दोस्तों के साथ पुरानी दुनिया के सपने देखते रहे। दूसरे ही दिन नए साल की शुभकामना के लिए मैंने ही विली वॉस्कोविच को फ़ोन किया। बेचारे ने तुरंत कहा, तुम फ़ोन के पास रहो, मैं 10 मिनट में वापस फ़ोन कर रहा हूँ। मज़ेदार खबर है। मन किया कि विली से कहूँ, इस कृष्ण अर्जुन संवाद के संदर्भ में सच को कहूँ, पर चुप लगा गई। थोड़ी देर बाद विली वापस फ़ोन पर था। मीटिंग अच्छी ही रही, हमने सुबह स्कीइंग की। इस मीटिंग में ज़रूर एक कोने से मन में आवाज़ उठी होगी, होली मुबारक। अपनी स्पष्ट अंग्रेज़ी में बोला होगा, हमने लगी हुई आग तो बुझा दी है, पर हमें मालूम नहीं कि फिर से घर कैसे बनाया जाए। कोफी अन्नान ने कहा होगा, इस धरती की 1/4 जनसंख्या अब भी भूखी है। और उनके किसी साथ ने स्वर मिलाया होगा, क्षतियुद्ध के बाद 1/4 जनसंख्या पहले से ज़्यादा गरीब है, यानी दुनिया में गरीबी बढ़ी है। क्यों? अब बर्लिन की दीवारें टूट गई, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसे नए शीत युद्ध की क्या ज़रूरत? अमेरिका को खुद अपने आप से ही डर लगता है। नेल्सन मंडेला ने नई दुनिया के द्वारपालों से पूछा होगा, क्या भूमंडलवाद केवल शक्तिशाली राष्ट्रों का स्वार्थ पूरा करेगा? गरीबी से उत्पीड़ित स्त्री बच्चों को आप कौन सा भविष्य देंगे? दुनिया के मंच पर आपस में कानाफूसी हो रही है, सभी चिंतित हैं। हालांकि भूमंडलीय आदमी भी केवल रोटी के लिए जिंदा नहीं रह सकता, कोई तो वैश्विक सार्विक मूल्य उसे चाहिए। ये मूल्य डॉलरों और पाउंडों पर नहीं लिखे जा सकते। ये मूल्य हवाई उड़ानों की सस्ती महंगी टिकटों पर नत्थी नहीं किए जा सकते। और यह भूमंडलीय चहल पहल, आपाधापी
पापी किसी एकल मानवीय मूल्य को संस्थापित करने में असमर्थ है, मगर क्यों, आखिर क्यों अपनी अपनी पहचान के साथ भी हम एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते? यह सवाल मेरे कानों में भी फुसफुसाता रहा। दुनिया के जिस कोने में गई हूँ और जिससे भी मिली हूँ, हर स्त्री पुरुष के पास 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तो हैं। वह एक दिन जन्म लेता है और फिर एक दिन मर जाता है। दुनिया इन्हीं से बनी है, पूरी की पूरी समग्र दुनिया। तब फिर यह समूचापन, समूची दुनिया अमूर्त कैसे हुई? क्या आलोचनात्मक रूप से किसी समग्र को स्थापित नहीं किया जा सकता कि इस धरती की समग्र शक्ति के समरूपता के साथ धड़कता हो, सांस लेता हो? कहते हैं कि किसी वैज्ञानिक ने एक विशालकाय कंप्यूटर का निर्माण किया है जिसे वह मिलेनियम की घड़ी कहता है, और प्रत्येक 1000 साल बाद यह घड़ी बजेगी और दुनिया को 1000 साल बीतने की सूचना देगी। यह घड़ी हमें जिंदगी की धीमी गति की याद दिलाएगी, हमें समझाएगी कि हम कितना भी तेज दौड़ें पर समय की अपनी गति। समय इतनी जल्दी नहीं बदलता, समय को बदलने में 1000 साल लगते हैं कि हमें उस आने वाली पीढ़ी की प्रतीक्षा करनी होगी जो न केवल उच्च तकनीक की चर्चा करेगी बल्कि जिंदा रहने की तदबीर की भी चेष्टा करेगी। सशक्त तकनीक में केवल यह चीज होती है जबकि तदबीर से हम स्वयं होते हैं। विली का दूसरे दिन वापस फोन फिर नहीं। अंधे धृतराष्ट्र को महाभारत के चुनिंदा दृश्य बताकर उसने अपना फर्ज अदा कर दिया। जो नहीं कहा वह भी समझ में आ गया। समझ में आया कि दुनिया केवल वस्तु और डेटा का ही आयात निर्यात नहीं कर रही बल्कि बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य का भी आयात निर्यात हो रहा है। और उन आदमियों से कहा जा रहा है, भूमंडलीय मंच पर अपने भूमंडलीय मानस की परतें उधेड़ो। मानस की परतें उधेड़ते हुए हम क्या नहीं पाते कि इन सारे सार्वजनिक संयुक्त उद्यम को एनॉन कंपनी के पीछे व्यक्तिगत साझा परस्ती का सिलसिला, लाभ हानि का लेन देन है। और कभी कभी बिना कहे भी ये बहुत कुछ कहते हैं। खाली हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं, अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है। मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ। और दोस्तों, मैं वो कहानी आपको बाद में सुनाती हूँ। उस भ्रष्टाचार के साथ की कहानी के साथ आगे पाठ करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हम सुन रहे हैं प्रभा केतान की एक अद्भुत कहानी, भूकंप। मैं अपने जीवन काल के भूकंपों की भी चर्चा करूँगी और उस भूकंप की भी चर्चा करूँगी जिसे मेरी नानी ने अपनी आंखों से देखा। 1934 में दरभंगा के आसपास, बिहार में, दरभंगा ही क्यों, यहाँ भी मुजफ्फरपुर हमारे आसपास ऐसा भूकंप फिर कभी ना आए। भूकंप शीर्षक कहानी पढ़ते हुए ऐसी प्रार्थनाओं, ऐसी भावनाओं के साथ फिलहाल विदा, शुभ विदा। जल्दी मिलते हैं। और यह एक अद्भुत कहानी प्रभा केतान की, जिसकी भाषा को मैं धीरे धीरे रील से